अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस डॉट पी के। एमडी कैट बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में मैं तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनके लिए भी ये फॉर्म बड़ा फ्रूटफुल हो रहा होगा। जो पहले से उनको तो पता ही है इसके बारे में सारी बातों का। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह न्यूक्लिक एसिड्स के डिटेल एंड कंप्रीहेंसिव एक्सप्लेनेशन को, जिसमें डीएनए और आरएनए मैं दोनों टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करूँगा। तो सब ने ध्यान से और फोकस के साथ ये लेक्चर अटेंड करना है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। साथ साथ मैं आपको ये भी आजकल बता रहा हूँ कि आप लोग जो है वो अपने टेक्स्ट बुक को अच्छी तरह रीड करते रहा करें, क्योंकि मोस्टली जो आपके 80% एमसीक्यूज होते हैं एंट्री टेस्ट के अंदर वो टेक्स्ट बुक में से ही आते हैं, लाइनें ही आती हैं बुक की। सो इतना मुश्किल बायो का पोर्शन नहीं होता, वो बच्चे खुद मुश्किल बना लेते हैं जब बुक को रीड नहीं करते। सो बुक को रीड लाजमी किया करें। जो टॉपिक पढ़ना होता है हमने उससे एक दिन पहले उसकी रीडिंग कर लिया करें। मीन अगर हमने आज न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है तो कल मैंने आपको कहा था कि आप इस न्यूक्लिक एसिड के टॉपिक को अच्छी तरह स्टडी करके आइएगा। तो जो स्टडी करके आया है उसको तो प्रॉब्लम नहीं होगी, जो स्टडी नहीं करके आए हैं उनको प्रॉब्लम होगी। अच्छा जी, तो आज अपने तमाम स्टूडेंट्स एक चीज़ नोट कर लें, आज तमाम लोग अपने स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। अगर आपने हैंड फ्री जो है वो लगाई हुई है तो आप उसका वॉल्यूम बढ़ा लें। स्पीकर लगाया हुआ है, स्पीकर का वॉल्यूम बढ़ा लें, क्योंकि आज मेरा वॉल्यूम कम ही रहेगा। तो आपको जो है वो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं इस तरह आपने अब हमारे साथ भी कोऑपरेट करना है। तो मैं वॉल्यूम ऊंची करने की कोशिश करूंगा, तो ये ना हो कि मेरा वॉल्यूम सिस्टम ख़राब हो जाए, अल्लाह ना करे। सो आपको जो है वो अपना स्पीकर या अपनी जो हैंड फ्री है उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। आज अपना वॉल्यूम फुल कर लें, ठीक है, ताकि मुझे आसानी रहे। चले, आज आपका मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन करता हूँ आपसे। ये आपके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, आपने इस एमसीक्यूज का जवाब देना है। तो आते ही आपका एक कल वाले टॉपिक से एमसीक्यू है, ध्यान से आपने इसको समझना है और फिर इसका जवाब देना है। एमसीक्यू है जी आपके लिए स्ट्रक्चर of a protein present in insulin is। तो पहली ऑप्शन है आपके पास प्राइमरी, बी ऑप्शन है यानी बीटा ऑप्शन है सेकेंडरी, सीटा यानी चार्ली ऑप्शन है आपके पास टर्शरी, और डेल्टा आपके पास क्वार्टरनरी, डॉक्टरों वाली राइटिंग में। ओके, चलें जी। तो सबसे पहले इस एमसीक्यू को सॉल्व करें। ये आपका गुड मॉर्निंग एमसीक्यू है जो कि कल वाले टॉपिक के बिहाफ पे आपसे मैंने पूछा है। इसका आंसर दें, सोचें, देखते हैं कौन से स्टूडेंट्स आंसर सही देंगे। जो सही आंसर देगा ना उसको शाबाशी मिलेगी। तो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। 80% बच्चों ने ए आंसर जो है वो दिया है, 15% बच्चों ने सी और 5% बच्चों ने डी ऑप्शन दिया, और 1-2 ने बी भी दिया। तो याद रखें इंसुलिन की जो 2 चेन्स होती हैं वो सीधी नहीं होती। इंसुलिन जो है उसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाया जाता है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसकी दोनों चेन्स इस तरह से फोल्ड हुई होती हैं, सो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है। ये बात मेरी आपने याद रखनी है। जब आप एक से ज्यादा चेन्स को मिला देते हैं तो फिर वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर भी बन जाता है। तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। इंसुलिन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर है, टर्शरी में आता है। लेकिन चूंकि इंसुलिन की चेन्स 2 है, तो जब चेन्स एक से ज्यादा होती हैं, 2 या 2 से ज्यादा होती हैं, तो फिर वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। इंसुलिन की चेन जिस तरह आपको मैंने बताया
इस तरह होती है ना, एक अल्फा चेन होती है और एक बीटा चेन होती है, लेकिन ये इस तरह से नहीं होती, इन्होंने बॉल बनाई होती है, बॉल बनाई होती है, ये फोल्डेड होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था कि हीमोग्लोबिन और इंसुलिन का जिक्र इसलिए है क्योंकि हम प्राइमरी के अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स का जिक्र करते हैं, चाहे वो प्रोटीन ग्लोबुलर ही क्यों ना हो। ग्लोबुलर प्रोटीन के अंदर भी तो अमीनो एसिड्स ही होंगे ना, उनका सीक्वेंस होगा, उनका नंबर होगा। सो इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ इतना है कि आप ये बताएं कि इंसुलिन की प्रोटीन में अमीनो एसिड कौन कौन से हैं, सीक्वेंस उनका और उनकी तादाद कितनी है। जस्ट दो इंफॉर्मेशन जैसे ही आप देंगे, इसका मतलब आप प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बता रहे हैं। उसके बाद जो उसकी फोल्डिंग वगैरह है, वो फोल्डिंग इंसुलिन में भी होती है, इंसुलिन ग्लोबुलर फॉर्म तक जाती है। सो ये बात आपने नोट करनी है। सो इंसुलिन ये नोट कर लें इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। ये कहीं पे ना लिख लें, कल वाले टॉपिक पे कहीं पे लिख लें, ठीक है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन हो गई। आज हमने फिर स्टार्ट करना है जी न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड। और इसके अलावा अगर आपने कोई बात पूछनी है तो जल्दी से पूछ लें, ताकि जो है मैं उसके सवाल का आपको जवाब दे सकूं। आज हम इंशाल्लाह डीएनए आरएनए सारी चीज़ों को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह हाँ, एक और मज़े की चीज़ आपको मैंने बतानी थी, भूल गई। मैंने ना पोस्ट नहीं की, लेकिन आपकी ना कुछ और वर्कशीट्स जो है वो कैंपस ड्राइव पे अपलोड हो चुकी हुई हैं। लिपिड्स की भी अपलोड हो चुकी हुई हैं, वो भी आपने सॉल्व करनी है। तो पहले मुझे बताएं कि वो किस बच्चे ने सॉल्व की हैं। और प्रोटीन की भी वर्कशीट जो मैंने रात को अपलोड कर दी थी, उसी तरह मुझे एक बार बता दें, सामने आए वो स्टूडेंट्स जो सॉल्व कर चुके हुए हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, लिपिड्स की और प्रोटीन की जो है वर्कशीट्स हैं वो किस किस ने सॉल्व की हैं, जल्दी से आप लोग बता दें। हाँ जी स्टूडेंट्स, कौन सी बुक प्रेफर करते हैं आप जी? टेक्स्ट बुक प्रेफर करते हैं, ठीक है, वेरी गुड, आपने की है, शाबाश, ठीक है जी। जिन स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए हैं बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा ये क्या कमेंट्स हैं जी? तो स्ट्रक्चर कौन सा, अभी तो मैंने बताया बच्चों, जब आप सिर्फ एक चेन की बात करेंगे ना, इंसुलिन की एक चेन, तो वो टर्शरी तक जाएगा। अगर दोनों चेन्स को मिलाएंगे, मुकम्मल इंसुलिन का स्ट्रक्चर देखें तो डी ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है, डी ऑप्शन। चलें जी, वर्कशीट्स में जो एमसीक्यूज हैं उनकी डिस्कशन हम उस दिन डिस्कशन वाले डे करेंगे, जिस दिन मैं सारी टेस्ट और वर्कशीट्स एक साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आसानी हो जाए। रोज रोज फिर वो टाइम ज़ाया हो जाता है। अभी जो है आपको मैंने एमसीक्यूज करवाया, उसका डी ऑप्शन बनता है। इंसुलिन में टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, क्योंकि चेन्स दो हैं, एक में अमीनो एसिड ज्यादा है और एक में कम है, दो चेन्स है। इसका मतलब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड बड़े इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड बच्चों आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए थे पस सेल के। पस सेल क्या होते हैं? डेड व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और इनको फ्रेडरिक मिशर ने पहली मर्तबा डिस्कवर किया 1869 में। चूंकि ये न्यूक्लियस से डिस्कवर हुए, इनका नाम न्यूक्लिन रखा, फिर न्यूक्लिक एसिड बन गया। जब इनको देखा भाई ये तो एसिड होते हैं, डीएनए और आरएनए इनकी दो टाइप्स हैं, दोनों एसिड्स हैं, दे आर जस्ट एसिड्स, नथिंग एल्स। बड़ी बड़ी जो है ना बातें, डीएनए आरएनए पता नहीं क्या क्या भला इनको समझा जाता है। सो दे आर जस्ट एसिड्स, एक डीएनए है और एक जो है वो आरएनए है। इनको हम स्टडी करने के लिए सबसे पहले इनकी कंपोजिशन स्टडी करते हैं। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना, ये पॉलीमर होते हैं, दे आर पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या है कि अगर एक बहुत बड़ा पॉलीमर है, ये देखें
इसके जो छोटे छोटे मोनोमर होते हैं ना, ये सारे ये न्यूक्लियोटाइड है, 1 2 3 4 जितने भी हैं पूरी चेन में जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। अब हर न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स हमने स्टडी करने हैं। इनके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, तीनों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। डीएनए और आरएनए को एक साथ में लेके चल रहा हूँ। जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनमें पहली जो मेन चीज होगी वो पेंटोस शुगर होगी। दूसरी मेन चीज नाइट्रोजनस बेस होगी, और तीसरी मेन चीज जो है वो न्यूक्लियोटाइड के अंदर फास्फोरिक एसिड होगा। अब हम इसको ड्रॉ करके भी चेक करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो इसकी पेंटोस शुगर मैं ड्रॉ करने लगा हूं। पेंटोस शुगर के अंदर कार्बन 1 होगी एक साइड पे, हमने कहा था। थोड़ा सा इसको बड़ी कर लेते हैं। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5। ये हमारे पास पेंटोस जो है ना वो शुगर तैयार हो गई। पेंटोस जो शुगर होती है डीएनए के अंदर और आरएनए के अंदर एक जैसी नहीं होती। डीएनए के अंदर जो पेंटोस शुगर होती है उसकी कार्बन 2 से ऑक्सीजन रिमूव्ड हुई होती है, तो ऑक्सीजन को रिमूव करने के बाद खाली H बच जाता है। कार्बन 3 पे मैं पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लगा रहा हूँ। कार्बन 5 के साथ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लगा होता है। बाकी वैलेंसी जो है वो आप पूरी कर लें खुद ही। ये आपके पास पेंटोस शुगर जो है वो तैयार हो गई। बाकी HOH जो है वो ऐसे ही होते हैं। कार्बन 1 पर भी जो है ना वो एक OH लगा हुआ होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगी होती है, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन। तो ये आपकी जो है डीएनए की राइबोस शुगर जो है पेंटोस शुगर जो है वो तैयार है। इसके यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगी हुई थी वो रिमूव है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। डीऑक्सीराइबोस कि इसके अंदर से ऑक्सीजन रिमूव है, ऑक्सीजन जो है वो इसमें से निकली हुई है। इसका फार्मूला बनेगा हमारे पास C5H10O4। ये आपने याद कर लेना है एमसीक्यूज के तौर पे। तो इसके लिए यहाँ पे अब हम लिखेंगे पेंटोस शुगर 2 टाइप्स की है, राइबोस जो कि आरएनए में होगी और डीऑक्सीराइबोस जो कि डीएनए में होगी। और इनके फार्मूले में फर्क क्या होगा? राइबोस का फार्मूला C5H10O5 होगा और डीऑक्सीराइबोस का C5H10O4 होगा। एक ऑक्सीजन कम है और ये कहां से कम हुआ बच्चों? आपको मैंने बताया कार्बन नंबर 2 से कम हुआ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इसकी सेकंड चीज नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस बच्चों 2 तरह की होती है। डबल रिंग वाली प्यूरीन भी हो सकती है और सिंगल रिंग वाली पैरामिडीन भी हो सकती है। अब ये भी ड्रॉ करके चेक करते हैं। अगर कार्बन 1 के साथ डबल रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस लगी हुई हो, डबल रिंग वाली, फॉर एग्जांपल कार्बन 1 के साथ मैं एक नाइट्रोजनस बेस ड्रॉ करता हूं। अब इसमें आपके सामने जो है ना 2 रिंग लगे हुए नजर आ रहे हैं। 2 रिंग्स हैं, 2 रिंग्स हैं। अगर इस तरह की बेस हो तो उसको हम प्यूरीन कहते हैं। और प्यूरीन में 2 एग्जांपल्स हैं, एडेनिन और गुआनिन, दोनों में इस तरह डबल रिंग मौजूद होता है। उसके बाद सम टाइम सिंगल रिंग वाली बेस भी जो है वो लगी होती है। ये नाइट्रोजनस बेस है, इसका एक ही रिंग है। एक रिंग वाली नाइट्रोजनस बेस को पैरामिडीन का नाम देते हैं और इसकी एग्जांपल में थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल मौजूद होती है। इनमें जो थायमीन है आपको पता है ये सिर्फ डीएनए में होती है, सिर्फ डीएनए में होती है, और यूरासिल जो होती है वो सिर्फ आरएनए में होती है। बच्चों वाली बातें हैं। सो न्यूक्लियोटाइड की 2 चीजें तैयार हो गई। हमने राइबोस या डीऑक्सीराइबोस शुगर यहाँ पे ड्रॉ कर ली और उसके साथ मैंने आपको नाइट्रोजनस बेस लगा के दे दी। अगर ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है बच्चों, अगर ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो इसमें पूरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होगा और इस शुगर को राइबोस शुगर का नाम देंगे। और अगर ये डीएनए की शुगर है तो फिर इसका ऑक्सीजन यहां से रिमूव हुआ होगा और इसका फार्मूला फिर एक ऑक्सीजन कम वाला बन जाएगा। ओके, तो ये आपके दो पार्ट्स जो है ना वो तैयार हो गए हैं।
एक आपका पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ गया है और एक आपकी नाइट्रोजनस बेस भी उसके साथ जुड़ गई है। अब आप देखें फास्फोरिक एसिड, इसका फार्मूला होता है H3PO4। फास्फोरिक एसिड ड्रॉ करने के लिए मैं आपके सामने फास्फोरिक एसिड को खोल के ड्रॉ करता हूं। फास्फोरिक एसिड इस तरह से हम खोल के लिख सकते हैं H3PO4। तो ये कार्बन नंबर 5 के साथ हमेशा अटैच होता है, ये भी एमसीक्यूज है, याद रख लें। जब भी न्यूक्लियोटाइड बनता है तो C1 के ऊपर बेस लगती है, या कुछ एमसीक्यूज में शॉर्टकट्स में आपको लिखवा रहा हूं। C2 जो होती है उसका ऑक्सी या डी ऑक्सी वाली कैटेगरी हम स्टडी करते हैं, और जो C5 होती है उसके साथ हमेशा फॉस्फोरिक या फॉस्फेट ग्रुप लगता है। ये 3 एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सुन लें, लिख लें कहीं पे। ये बेस कौन सी है जी? नाइट्रोजनस बेस है। अब यहाँ पे हम फास्फोरिक एसिड कैसे जोड़ेंगे? फास्फोरिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और C5 पे लगा हुआ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पानी बनाएंगे और ये एक ऑक्सीजन के जरिए मिल जाएंगे। ये मैंने आपके सामने PO4 यानी कि फास्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 5 के साथ मिला दिया। सिंपल पानी का जो है वो रिमूवल होता है और फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड के साथ यानी शुगर के साथ लग जाता है। अगर यहाँ पे एक और फॉस्फेट ग्रुप लग जाए, एक और फॉस्फेट इस जगह पे एक और लग जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं ये डाई फॉस्फेट है। और अगर एक और लग जाए इस साइड पर, 3 लग जाए, तो फिर ये ट्राई फॉस्फेट हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर फिर इसी को ही एटीपी का स्ट्रक्चर कह दिया जाएगा, एटीपी का स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा आपको। अब आपको मैं डीएनए और आरएनए के कुछ मजीद जो क्या नाम है डिफरेंसेस है वो बता देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको एक पूरा पॉलीमर बना के दिखा दूंगा। डीएनए और आरएनए के अंदर कुछ डिफरेंसेस लिख लें आप लोग, काम आ जाएंगे आपके। हाँ जी, तो सबसे पहला जो डीएनए और आरएनए का फर्क है वो स्ट्रैंड्स के, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए भी कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड हो जाता है जब ये अपने ही गिर जो है ये स्ट्रैंड बनाकर कॉइलिंग कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। उसके बाद और आप फंक्शन इनके लिखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन लिखेंगे। बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ना डीएनए के, सारे न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सबके सब सारे डीऑक्सी होते हैं सबके साथ। अगर आप बुक में टेबल बना हुआ देखें एग्जांपल्स के अंदर DAMP, DGMP, DCMP, DTMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, थायमिडीन, सबके साथ डी क्यों लगा रहे हैं भाई? टेबल में लगा हुआ है ना सबके डी 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 लगा हुआ है। डी का मतलब डीएनए का सारे न्यूक्लियोटाइड जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, सारे लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको आइडिया हो गया है। और जो आरएनए के होते हैं वो राइबो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, किसी के साथ भी डी नहीं जो है वो लगा हुआ, इसमें सिंपल AMP और GMP एक्सेट्रा। और हर न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट वाली ऑप्शन के साथ, डाईफॉस्फेट वाली ऑप्शन के साथ और ट्राईफॉस्फेट वाली ऑप्शन के साथ आप लिखेंगे तो आपके जो है वो 12 न्यूक्लियोटाइड डीएनए के, 12 न्यूक्लियोटाइड जो है वो आरएनए के बन जाएंगे। बुक में पूरा टेबल बना हुआ है। सो बस मेरा आपको मकसद ये था समझाने का कि वो डीएनए के सारे न्यूक्लियोटाइड के साथ डी क्यों लगाया, बिकॉज एवरी न्यूक्लियोटाइड जो कि मौजूद होता है उसकी राइबोस शुगर में से ऑक्सीजन निकली हुई होती है कार्बन 2 से, वो डीऑक्सी बन जाता है। उसके बाद बेसिस में अगर डिफरेंसेस देखें, बेसिस जो है डीएनए के अंदर एडेनिन होती है, गुआनिन होती है, थायमिन होती है और साइटोसिन होती है। आरएनए के अंदर जो है ना एडेनिन होती है, गुआनिन होती है, टी नहीं होती, टी की जगह यूरासिल होती है और उसके अलावा साइटोसिन होती है। इसका मतलब यह है कि डीएनए के अंदर 2 प्यूरिन्स हैं, 2 पैरामिडीन्स हैं, 2 प्यूरिन्स हैं और 2 पैरामिडीन्स हैं। आरएनए के अंदर भी 2 प्यूरिन्स हैं और 2 पैरामिडीन्स हैं। ध्यान से बात याद रखनी है आपने। इसके अलावा आप जो है वो डिफरेंसेस नोट कर सकते हैं। फंक्शन का डिफरेंस और अमाउंट का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अमाउंट का टेबल बना हुआ डीएनए का, डीएनए की अमाउंट जो है ना ये कांस्टेंट होती है स्पीशी के हिसाब से,
कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू स्पीशीज, जितने क्रोमोसोम होंगे उस लिहाज से डीएनए प्रेजेंट होगा। लेकिन आरएनए की जो अमाउंट होती है वो सेल टू सेल वेरिएबल होती है, वेरिएबल सेल टू इन सेल टू सेल। तो ये सेल टू सेल जो है ना ये वेरी करती है। ये आपने बात जो है वो इंपॉर्टेंट, बल्कि यहाँ पे इन नहीं फ्रॉम लिखना चाहिए, फ्रॉम सेल टू सेल। लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अकरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में एमसीक्यूज बनेगा। अकरेंस डीएनए की सबसे ज्यादा क्रोमोसोम के न्यूक्लियस, क्रोमोसोम में है तो हम न्यूक्लियस जो है वो लिख देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है डीएनए, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है प्लांट्स के केस में। जबकि आरएनए जो होता है ये न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होता है, वहां पे ये राइबोसोम बनाता है, इसलिए ये राइबोसोम का पार्ट भी बन जाता है और ये फिर साइटोप्लाज्म के अंदर भी घूम रहा होता है, अपने मुख्तलिफ फंक्शन प्ले कर रहा होता है। सो ये आपका एक और डिफरेंस बन जाएगा। फिर आता है जी डिफरेंस फंक्शन का, करता क्या है डीएनए जो है ना, आपको पता है ये हेरिडिटी रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जीन्स होती हैं बहुत ज्यादा, जबकि आरएनए जो होता है ये प्रोटीन बनाने के अंदर मैसेजेस को लेके जाता है। तो ये प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है और प्रोटीन बनाता भी है राइबोसोम्स का जो आरएनए होता है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि वायरसेस, आरएनए वायरसेस, उनमें आरएनए हेरिडिटी रोल भी प्ले कर रहा होता है। आपकी बुक में जो इसकी टाइप्स हैं डीएनए की वो एक ही है, कोई ज्यादा टाइप्स नहीं है, और आरएनए की 3 टाइप्स को डिस्कस किया हुआ, हालांकि होती ज्यादा है। ये बुक के स्कोप के मुताबिक 1 और 3 आपका बन जाएगा। ये एक सिंपल सा डिफरेंस है, इसमें से एमसीक्यूज बन सकते हैं जो आपने याद कर लेने हैं, और कई चीजें जो है वो इसमें से आपको क्लियर हो जाएंगी इस टेबल में से। अच्छा जी बच्चों, ये ग्रुप वाली बातें जो है वो अब आप क्लास में नहीं करेंगे, नहीं तो आपको जो है ना ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके बाद हम डीएनए या आरएनए का पॉलीमर बनाना सीखते हैं कि हमने पॉलीमर कैसे बनाना है। साथ साथ नोट किया करें जी इस चीज को। अगर आपकी कोई चीज रह जाती है नोट करने वाली तो आप बाद में भी इस लेक्चर को सुनकर नोट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं ना अपने हाथों से तो आपको जल्दी चीजें याद हो जाती हैं। ये ग्रुप किसने ज्वाइन करना है, इस तरह के मैसेजेस को जरा आप चेक करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी हमारे लिए ठीक नहीं है काम। देखें, जब आप ग्रुप्स वाली इस तरह की चीजें करेंगे ना तो फिर हम ये लिहाज नहीं करें कि आपने फीस दी हुई, आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये बड़ा सख्त जो है ना वो ऑर्डर है। सो किसी ने ग्रुप की जो है वो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करनी। यहाँ पे सीखें जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज आते हैं जी चारगफ रूल से। चारगफ रूल आपको कब समझ आएगा, उससे पहले आपको वाटसन एंड क्रिक समझना चाहिए, फिर मैं आपको चारगफ पे लेकर आऊंगा। बुक में पहले चारगफ जो है वो लिखा हुआ है। अब आपको समझाते हैं जी पॉलीमर कैसे बनाना है अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल। इस मॉडल में आपको मैं पॉलीमर बनाना भी सिखा दूंगा और आपको वाटसन क्रिक वाली सारी चीजें भी बता दूंगा। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक के मुताबिक डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। इस तरह से डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और इसके दोनों स्ट्रैंड्स डबल हेलिक्स बनाते हैं। डबल हेलिक्स इस तरह से होता है बच्चों एक्चुअल डीएनए। आप जो इस तरह से बनाते हैं ना ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। दिस इज द एक्चुअल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। इस डबल हेलिक्स के अंदर इस पूरे धागे में, ये धागा है, 2 धागे हैं जो आपस में एंटी पैरेलल कॉइल हुए हैं, इनके ऊपर न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं। इस पूरे धागे पे न्यूक्लियोटाइड पड़े हुए हैं। तो इसको समझने के लिए हम इसका सीधे वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं। हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक साहब फरमा रहे हैं कि डीएनए लेडर की तरह होता है, सीढ़ी की तरह होता है। सीढ़ी की जो रेल्स होती है ना ये न्यूक्लियोटाइड के पेंटोज शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है, जबकि दरमियान में जो स्टेप्स हैं यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं और ये जो रेल्स हैं यहाँ पे बैकबोन होती है किस चीज की, शुगर फॉस्फेट बैकबोन। तो एक्चुअली ये कौन सी वाली सीढ़ी की बात की जाती है? आपने कभी वो सीढ़ी देखी है जो
ऐसे घूमती हुई ऊपर जाती है, सीधी सीढ़ी नहीं होती डीएनए। डीएनए के एक्चुअल स्ट्रक्चर वो घूमने वाली सीढ़ी जैसा होता है, वो जो ऐसे करके आप लोग जो है ना वो घूमते हुए ऊपर जा रहे होते हैं। सो आपने सीधी सीढ़ी नहीं समझना डीएनए को, घूमती हुई सीढ़ी समझना, फिर आपको कभी इंशाल्लाह डीएनए को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो घूमती हुई सीढ़ी ऐसे, एक स्ट्रैंड इस तरह से घूम रहे हो और दूसरा इस तरह से घूम के नीचे आ रहा है, यानी एक ऊपर जा रही है सीढ़ी ऐसे घूमती हुई, और एक सीढ़ी घूमती हुई जो है वो ऐसे नीचे आ रही है। इस तरह जो है ना ये दो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। इनको समझने के लिए हम ड्रॉ करते हैं जी इनके न्यूक्लियोटाइड। सपोज यहाँ पे एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, इधर एक न्यूक्लियोटाइड है, इधर न्यूक्लियोटाइड है, इधर न्यूक्लियोटाइड है, इसके सामने भी 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करते हैं हम। ये न्यूक्लियोटाइड्स इस पूरे स्ट्रैंड में मौजूद है और इस पूरे स्ट्रैंड में मौजूद है। जिस तरह दीवार ईंटों की बनी हुई होती है, इसी तरह डीएनए जो है या आरएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है, और हर न्यूक्लियोटाइड में ये 3 कंपोनेंट्स हैं जो मैं अब आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं। अब मैं छोटे छोटे ड्रॉ करूंगा ताकि आपको सारी एक ही चीज समझ आ जाए। ये हमारे पास पेंटोस शुगर है, डीएनए के केस में ये डीऑक्सी होगी। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, छोटी छोटी ड्रॉ करेंगे। 1 पे आप एक लगा दें नाइट्रोजनस बेस, सबसे पहले 1 पे आपने नाइट्रोजनस बेस लगानी है। डबल रिंग लगा दें आप, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस आप जब लगाएंगे तो इस तरह से इसका जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये डबल रिंग है। कार्बन 1 पे आपने लगा दी। कार्बन 5 के ऊपर आपको मैंने कहा था फॉस्फेट ग्रुप आपने लगाना है, फॉस्फेट ग्रुप ले जी, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। अब मैं आपको न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 ड्रॉ करके देता हूं। 2 ड्रॉ करेंगे तो आप बिल्कुल इसी तरह एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करेंगे। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन नंबर 5। इसकी कार्बन नंबर 1 के साथ मैं सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेस लगा रहा हूं। न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 ड्रॉ हो रहा है ये। अब मैं दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर डाई न्यूक्लियोटाइड बनाऊंगा, फिर ट्राई न्यूक्लियोटाइड, फिर टेट्रा न्यूक्लियोटाइड, और फिर बढ़ती बढ़ती पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। इसके साथ अब होने क्या जा रहा है, ध्यान से आप देखिएगा। यहाँ पे आपको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाना भी मैं जो है वो सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इस बेस को जरा सीधा कर दें, बेस बेचारी अब सीधी हो गई है। इसको भी थोड़ा सा खूबसूरत कर लें ताकि ये लें जी। किस तरह से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा, आपने सबसे बीच में फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ कर देना है। फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ करने के लिए आपको पता है आप क्या करेंगे, हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएंगे तीनों तरफ। ये आपका फॉस्फोरिक एसिड है। जब दो न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान, ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 1 है और ये न्यूक्लियोटाइड नंबर 2 है, इन दोनों को किस तरह से फॉस्फोरिक एसिड जोड़ता है, ध्यान से नोट कीजिएगा। कार्बन नंबर 3 के साथ भी एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है, कार्बन नंबर 5 के साथ भी एक अदद हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होता है। अब ध्यान से देखना है चक्कर क्या चलेगा। जो ऊपर वाला हाइड्रोक्सल ग्रुप है ये इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ मिलकर पानी बना देगा और एक पानी जो है वो यहां पर बन जाएगा। मीन फॉस्फोरिक एसिड की दोनों साइड्स पर पानी रिलीज होगा, एक पानी इधर से रिलीज होगा और एक पानी इधर से रिलीज होगा। जब पानी रिलीज होता है तो ये ऑक्सीजन के जरिए बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड को हम ईस्टर बॉन्ड का नाम देते हैं, और एक बॉन्ड यहां पर बन जाएगा, इसको भी हम ईस्टर बॉन्ड का नाम देंगे। एक ईस्टर बॉन्ड ये है, एक ईस्टर बॉन्ड ये है। अब मैंने पानी निकाल दिया, दिस इज ईस्टर बॉन्ड, और ऊपर वाला जो बॉन्ड है ये भी पानी निकल के बना है, COP बॉन्ड है, दिस इज आल्सो द ईस्टर बॉन्ड। सो दो ईस्टर बॉन्ड बने हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड के ऊपर और एक नीचे, इसलिए हम इन दोनों को मिला के क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर, क्योंकि दरमियान में फॉस्फेट है, ऊपर भी ईस्टर है, नीचे भी ईस्टर बॉन्ड है, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। क्यों भाई बच्चों, बेटा ये बड़ा नहीं लिखा जा सकता, अगर हम बड़ा लिखेंगे तो फिर ये समझ नहीं आएगी चीजें, क्योंकि मैंने अभी और न्यूक्लियोटाइड भी ड्रॉ करने हैं। ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। अब मैं न्यूक्लियोटाइड नंबर 3 ड्रॉ कर रहा हूं, न्यूक्लियोटाइड नंबर 3।
न्यूक्लियोटाइड नंबर 3 जब ड्रॉ होगा तो उसी तरह उसके भी कंपोनेंट्स नीचे लिखे जाएंगे, उसके भी इसी तरह कंपोनेंट्स जो है वो ड्रॉ होंगे। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5 के साथ एक अदद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 3 के साथ भी एक अदद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 के साथ अब मैं एक अदद अगेन डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस लगाने जा रहा हूं, नाइट्रोजनस बेस डबल रिंग लगाने जा रहा हूं, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस, डबल रिंग इस तरह से ड्रॉ होगी, ये डबल रिंग नाइट्रोजनस बेस है। अब फिर से हम फास्फोरिक एसिड के जरिए दोनों न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे। किस तरह जोड़ेंगे जनाब? अगेन फास्फोरिक एसिड ड्रॉ करें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीनों साइड्स पर लगाएं, लें जी। अब आपके सामने फास्फोरिक एसिड है, एक ईस्टर बॉन्ड ऊपर बनेगा फास्फोरस के और एक ईस्टर बॉन्ड जो है वो नीचे बन जाएगा। दो ईस्टर बॉन्ड बनने की वजह से फास्फोरस जो है वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर से भी ईस्टर बॉन्ड बनाएगा और नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड की शुगर से भी ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। सो इस बॉन्ड को अगेन हम फास्फोडाईस्टर बॉन्ड कहेंगे। अब ये तीन न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ चुके हैं, अब इसको ट्राई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। पहले जो है मैंने आपको बताया डाई न्यूक्लियोटाइड, उसके बाद अब मैंने आपको बताया ट्राई न्यूक्लियोटाइड। इस तरह अगर एक और न्यूक्लियोटाइड नीचे आके लगता है तो टेट्रा न्यूक्लियोटाइड होगा, पेंटा न्यूक्लियोटाइड, और ये चेन बनती चली जाएगी, बहुत बड़ी चेन बन जाएगी, वो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होगी और वो चेन एक स्ट्रैंड आपका बनाएगी, एक स्ट्रैंड आपका बनाएगी। तो एक स्ट्रैंड के अंदर अंदर आपका एमसीक्यूज है कि न्यूक्लियोटाइड कौन से बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़ते हैं, तो आपने बताना फास्फोडाईस्टर बॉन्ड, और फास्फोडाईस्टर बॉन्ड में दो ईस्टर बॉन्ड्स होते हैं, एक फास्फोरस एटम से ऊपर और एक फास्फोरस एटम से नीचे होता है। यानी पहला न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ हो गया, दूसरा भी ड्रॉ हो गया, तीसरा, चौथे की जगह नहीं बची, बहुत नीचे पहुंच गए हम। अब हम जो है इसका दूसरा स्ट्रैंड ड्रॉ करेंगे। दूसरा स्ट्रैंड वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के मुताबिक एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल मीन वो पुट्ठा होता है, पुट्ठा मीन वो उल्टा होता है, उल्टा मीन वो लटका होता है, लटका मीन उसका सर नीचे होता है। तो अब हम नीचे सर करके सारी राइबोज ड्रॉ करेंगे। जब हम सर नीचे करेंगे तो क्या होगा, तो इस तरह से शुगर्स बनेगी। शुगर अब पुट्ठी ड्रॉ करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे C1 आएगा, इधर C2 आएगा, इधर C3 आएगा और इधर C4 आएगा और इधर जो है वो C5 आ जाएगा। C1 के साथ बच्चों जो नाइट्रोजनस बेस लगेगी, अब आपको मैं दोनों स्ट्रैंड्स आमने सामने, दोनों स्ट्रैंड्स आमने सामने वालों को भी, यानी मोहल्लेदार जो एक आमने सामने रहते हैं गली में, वो किस तरह से आपस में ज्वाइन होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें वॉटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक इन्होंने कहा कि जब डबल रिंग बेस आएगी उसके सामने हमेशा सिंगल रिंग बेस आएगी। डबल रिंग में एडेनिन और गुआनिन है, सिंगल रिंग में ये है, तो इसके मुताबिक हमेशा ए के सामने टी आएगी और दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, ये बचपन में ही आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और जी के सामने हमेशा सी आएगी। ये दोनों डबल रिंग है और ये दोनों सिंगल रिंग है, तो हमेशा डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग ड्रॉ करना है। अगर ये डबल रिंग वाली एडेनिन है तो इसके सामने मैं सिंगल रिंग वाली थायमीन ड्रॉ करने लगा हूं, ये थायमीन ड्रॉ हो गई। और अब एडेनिन और थायमीन दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी भी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच होती है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह होते हैं। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, एक और ये दो। तो आपस के जो आमने सामने के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो आमने सामने के दो न्यूक्लियोटाइड हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए आपस में जुड़ जाते हैं। अब इसके सामने एक और न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ होगा, उसको बना लेते हैं। इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा वो उल्टा होगा, वो नीचे की तरफ होगा, वो लटका हुआ होगा। जब वो लटका हुआ होगा तो किस तरह से ड्रॉ होगा, सपोज दिस इज द लटका हुआ स्ट्रक्चर, ये कार्बन 1, इधर कार्बन 2, इधर कार्बन 3, इधर कार्बन 4, कार्बन 5। कार्बन 1 के साथ अब डबल रिंग बेस लगेगी, क्यों? क्योंकि ये सिंगल है, सिंगल रिंग के सामने हमेशा डबल रिंग बेस आती है। अगर ये जी है, सॉरी ये अगर सी है तो सी के सामने डबल रिंग बेस कौन सी जो है वो आ सकती है, वो आपको पता है, वो जी आ सकती है। अब मैं जी बड़ी हो रही है, इसको इस तरह से ड्रॉ करने हैं आप,
ठीक है जी, ये आपके सामने ड्रॉ हो गई, ये डबल रिंग बेस ड्रॉ हो गई आपकी, और इसका नाम जी होगा। जी और सी हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड और ये 3 बॉन्ड, तो ये भी आपस में जुड़ गए। अब इनकी आपस में भी बॉन्डिंग करनी है। अगेन C3 के साथ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, C5 के साथ भी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बीच में फास्फोरिक एसिड आप ड्रॉ करेंगे, डबल बॉन्ड O, तीनों तरफ OH, तीनों तरफ OH, तो एक वाटर यहां बनेगा, एक वाटर यहां बनेगा, तो इधर से भी फिर आपके सामने क्या आएगा, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड, 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए। अब तीसरा भी इसके सामने जोड़ देते हैं। अगेन डबल रिंग है, सपोज ये वाली डबल रिंग गुआनिन है, तो इसके सामने साइटोसिन वाला न्यूक्लियोटाइड ड्रॉ करेंगे हम, लेकिन उल्टा। उल्टा क्यों? क्योंकि ये एंटी पैरेलल है, उल्टा ड्रॉ करना है। C1, C2, C3, C4, C5, 3 को 5 के साथ अगेन फिर आप फॉस्फोडाईस्टर के जरिए जोड़ दें, फॉस्फोडाईस्टर के जरिए जोड़ दें, और उसके बाद आप इसके सामने साइटोसिन ड्रॉ करें, सिंगल रिंग वाली बेस, और बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ड्रॉ कर दें। अब यहां से जो MCQs क्लियर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और C5 के साथ अगेन मैं फॉस्फोरिक एसिड ड्रॉ कर रहा हूं, O के साथ P, डबल बॉन्ड O, H और H। लें जी, इसके साथ मैं ड्रॉ कर देता हूं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सिर्फ समझाने के लिए, और इस कार्बन नंबर 3 के साथ भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ड्रॉ कर देता हूं। अब ये आपके सामने डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर, 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है वो ड्रॉ हो चुकी हुई है। एक्चुअल में ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड चेन है, और इसके सामने वाली भी ट्राई न्यूक्लियोटाइड चेन है, लेकिन ये चूंकि बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है, तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगी। ये भी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होगी, और ये भी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होगी। लेकिन अगर RNA होगा तो वो सिर्फ एक ही स्ट्रैंड वाला होगा। हाँ, वो खुद अपने गिर्द कॉइलिंग करके कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के मुताबिक डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट देने हैं वो कौन से हैं? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 5 प्राइम और 3 प्राइम वाला कॉन्सेप्ट है। जब आप किसी न्यूक्लियोटाइड की चेन को देखते हैं बच्चों, तो एक तरफ कार्बन नंबर 5 होता है, दूसरी तरफ कार्बन नंबर 3 होता है जो फ्री एंड होता है। जिस तरफ, ये डायरेक्शन बताने के लिए, ये बताएं ये कौन सा एंड होगा जिस तरफ कार्बन नंबर 5 लगा हुआ है और आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है? सिंपल 5 प्राइम। इसके कार्बन नंबर 3 के आगे कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, तो ये 3 प्राइम एंड है। ये चूंकि उल्टे हैं, ये सारे उल्टे लटके हुए हैं, तो इनकी सारी शुगर्स उल्टी हैं, इनकी कार्बन 3 ऊपर है तो ये 3 प्राइम एंड होगा, इनकी कार्बन 5 नीचे वाली साइड पर है तो ये 5 प्राइम एंड होगा। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड जो है ये किस बेस पे आपने बताना है? आपने कॉर्नर वाले न्यूक्लियोटाइड को देखना है। कॉर्नर वाले न्यूक्लियोटाइड पे जब कार्बन 5 मिलेगी ना फ्री, तो आप कहेंगे ये 5 प्राइम एंड है, और अगर कार्बन नंबर 3 फ्री मिलती है, उसके आगे कोई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना हुआ, तो हम कहेंगे ये 3 प्राइम एंड है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ ले, ताकि मैं अभी इसको क्लियर कर दूं। उसकी वजह ये है, ये स्ट्रक्चर इसलिए आपको समझाया, ये आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अक्सर बच्चों को 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड का नहीं पता होता, जब नहीं पता होता तो फिर वो मार खा जाते हैं। तो यहाँ पे काफी चीजें क्लियर हुई है। ये फार्मूला नोट कर लें, @GC, ये बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, A के सामने T आती है और G के सामने C, लेकिन यहाँ पे घुमा के क्या पूछा जाता है कि डबल रिंग के सामने क्या आती है? तो याद रखें, डबल रिंग के सामने हमेशा सिंगल रिंग आती है, सिंगल रिंग के सामने हमेशा डबल रिंग आती है। सो 2 किस्म की बॉन्डिंग है, एक बॉन्डिंग वो जो एक ही स्ट्रैंड के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ रही है। सो ये पूरा एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये पूरा दूसरा न्यूक्लियोटाइड, और ये पूरा जो है ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस तरह ये न्यूक्लियोटाइड जो है बढ़ते चले जाते हैं और पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है। और याद रखें, एक आपस में जो बॉन्डिंग है एक ही स्ट्रैंड की, वो फॉस्फोडाइस्टर के जरिए, लेकिन आमने सामने वाली जो बॉन्डिंग है, यानी अगर आपसे पूछे वो कौन सा बॉन्ड है जो आमने सामने वाले जो स्ट्रैंड्स है उनको मिलाता है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने पढ़ी हुई है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रैंड्स उस तरह से होंगे जो मैंने आपको बना के दिखाए हैं। और ऊपर से ये कॉइलिंग, ऐसे भी कॉइल हुई है, ऐसे भी कॉइल, डबल हेलिक्स भी बना हुआ, डुप्लेक्स,
जिस तरह एक चेन, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ रही है गोल गोल वाली, और एक सीढ़ी जो है वो गोल वाली नीचे आ रही है। सो ये इस तरह से जो है वो बनता चला जा रहा है। 5 प्राइम 3 प्राइम का मतलब सिर्फ इतना है कि शुगर का मुंह ऊपर है कि नीचे है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है स्ट्रैंड, और ये वाला जो है ना ये 5 टू 3 ऊपर वाली जानिब है, और ऊपर से देंगे तो 3 टू 5 हो जाएगा। 5 और 3 सिर्फ ये जो नाम रखे थे ना 5-3 का चक्कर सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए कि शुगर सीधी लगी हुई है कि पुट्ठी लगी हुई है, सीधी लटकी हुई है कि उल्टी लटकी हुई है। अगर न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर शुगरें सीधी लटकी हुई हो तो ये है, अगर पुट्ठी लटकी हुई हो तो ये है। तो 5-3 का चक्कर सिर्फ किस चीज को बताने के लिए होता है बच्चों? शुगर ऊपर है कि नीचे, मुंह ऊपर है या नीचे। तो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स में से एक स्ट्रैंड की सारी शुगरों का मुंह ऊपर होता है और दूसरे स्ट्रैंड की सारी शुगरों का मुंह नीचे होता है। तो बच्चों अब मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, ये एमसीक्यूज आ सकता है कि 5 प्राइम और 3 प्राइम क्यों बताते हैं। सो बताएं, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड, टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रैंड या डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि उसका मुंह ऊपर है कि नीचे है। देखें इनके मुंह ऊपर है और इन सब के मुंह नीचे। अब ये 3D में आपकी बुक में बनी हुई, आप चेक कर, सिर्फ मुंह ऊपर नीचे बताने के लिए ये सारा चक्कर है। ठीक है जी। अब आ जाता जी चारगफ रूल। हाँ, यहां पे एक और चीज है कि एक टर्न से अगले टर्न तक का जो डिस्टेंस है वो 34 एंगस्ट्रॉम है, और नैनोमीटर के अंदर ये वाला जो फासला है ये 3.4 नैनोमीटर आ जाता है। और हर टर्न के अंदर जो बेसिस हैं ये वाली, ये 10 होती हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। सो अगर एक पूरे टर्न में 10 बेस पेयर है तो हर बेस का अगली बेस से जो डिस्टेंस होगा ये 0.3 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ना, ये छोटे वाला डिस्टेंस 0.34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। और डीएनए का जो ओवरऑल डायमीटर होता है वो भी याद रखें, वो 2 माइक्रोमीटर होता है। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको मैंने बताई। इसमें ये वाला जो खड्डा होता है, जो हल्का खड्डा होता है, इस हल्के खड्डे का नाम माइनर ग्रूव होता है, और ये जो गहरा खड्डा होता है इसका नाम मेजर ग्रूव होता है। सो ये भी आपने एमसीक्यूज में याद रखनी है चीजें। ओके हो गया। तो 5 प्राइम और 3 प्राइम का चक्कर एमसीक्यूज में आपने याद रखना कि वो सिर्फ ये बताने के लिए होता है कि शुगर उल्टी लगी हुई है कि सीधी लगी हुई है। और यहाँ पे ये जो डिस्टेंसेस है एक मोड़ से अगले मोड़ तक, एक मोड़ से अगले मोड़ तक 34 एंगस्ट्रॉम है। नैनोमीटर में ये कम हो जाएगा, सो आपने नैनोमीटर में भी वैल्यू याद रखनी है और एंगस्ट्रॉम में भी। हर चक्कर में अगर 10 बेस पेयर है तो 2 बेस पेयर्स के दरमियान का डिस्टेंस 10 से डिवाइड कर दें, आंसर आएगा 0.34 एंगस्ट्रॉम। और जो डायमीटर है मॉलिक्यूल का वो 2 माइक्रोमीटर है, जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। सो ये सारी चीजें आप लोगों ने समझ ली, उम्मीद है आप लोगों को पल्ले पड़ गई होंगी। अब क्या रह गया जी? चारगफ रूल रह गया। चारगफ रूल ये कहता है कि अगर एडेनिन के सामने थायामीन आती है तो एडेनिन और थायामीन की रेशो भी एक जैसी होनी चाहिए। तो वो टेबल बना हुआ है जिसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि एडेनिन की जो वैल्यूज हैं वो 30s के राउंड अबाउट है, और थायामीन की वैल्यू भी 30s के राउंड अबाउट है। जी सी के सामने आती है तो जी और सी की 20s के 20% इनकी जो है वो रेशो होती है। अगर मान लिया जाए कि ए के सामने हमेशा टी आता है तो जी के सामने हमेशा क्या आएगा? सी। तो जितनी मर्तबा ए आएगी उतनी मर्तबा ही क्या आएगी? टी। जितनी मर्तबा जी आएगा उतनी मर्तबा ही क्या आएगा? सी। तो इन दोनों की रेशो सिमिलर हो जाएगी और इन दोनों की रेशो क्या हो जाएगी? सिमिलर। टेबल बना हुआ है, बस ये याद रखें इनकी जो परसेंटेज है वो 30% के राउंड अबाउट है और इन दोनों की 20 के राउंड अबाउट है। एग्जैक्ट वैल्यूज तो याद हो नहीं सकती, 29 पॉइंट, 28 पॉइंट या 18 पॉइंट, तो मैंने आपको एक राउंड अबाउट फिगर दे दी है। सो ये चारगफ रूल है। ये कौन सा रूल है जी? चारगफ रूल, जो ये कहता है जनाब प्यूरिन्स की परसेंटेज पैरामिडीन्स के बराबर रहेंगी। ये दोनों प्यूरिन्स हैं और ये दोनों क्या है? पैरामिडीन्स हैं। मीन डबल रिंग के सामने सिंगल रिंग आ रही है तो जितनी डबल रिंग वाली आएंगी उतनी ही क्या आएंगी?
सिंगल रिंग वाली, यानी ए की टी के बराबर। और अगर आप इनको ऐड कर दें तो ए प्लस जी, ये भी लिख लें, टी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस जी टी प्लस सी के इक्वल, जिसका मतलब प्यूरीन किसके बराबर आएंगी, ये फॉर्मूले लिख लें, ए और जी को ऐड करें तो ये तकरीबन बराबर आएगी टी और सी के डीएनए के अंदर। ये चारगफ रूल है, इस तरह से आप लिख लें, जिसको हम अंग्रेजी में लिखेंगे प्यूरीन्स की परसेंटेज या रेशो पैरामिडीन्स की रेशो के बराबर आएगी। इसका कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया, क्यों, क्योंकि हमेशा ए के सामने टी आ रहा है, हमेशा जी के सामने सी आ रहा है। तो ये चारगफ रूल हो गया। चारगफ रूल के बाद एक्सरे डायफ्रैक्शन की गई डीएनए की। एक्सरे डायफ्रैक्शन में डीएनए का 3D स्ट्रक्चर भी फाइंड आउट किया गया, फ्रैंकलिन और विल्किन ने किया था, उसकी डिटेल नहीं है, सो उसको हमने करना भी नहीं है। सो इसमें से कई एमसीक्यू जो है वो आपके क्लियर हुए, जो मैंने आपको साथ साथ बताए हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा आएगा। और डीएनए का स्ट्रक्चर बच्चों एक मरतबा बनाना आ जाए ना, तो ये उस चॉकलेट की तरह है जिसको बार बार खाने का दिल करता है। ठीक है जी, डीएनए का स्ट्रक्चर जो मैंने आपको समझाया है, ये उस चॉकलेट की तरह जिसको एक बार समझ आ गया उसका दिल करता है बार बार बताने का। आपको फॉस्फोडाई ईस्टर बनाना सिखाया, डाई का मतलब बताया, 2 ईस्टर कहाँ पे है, और 2 न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो फिर क्या बनता है। इसी से एक एमसीक्यू है जी, एमसीक्यू आपका है, NAD is the important dash of सेल। तो पहली ऑप्शन है आपकी न्यूक्लियोटाइड है, बीटा ऑप्शन आपके पास डाई न्यूक्लियोटाइड है, सीटा यानी चार्ली आपके पास ट्राई न्यूक्लियोटाइड है, और डी ऑप्शन आपके पास पोली न्यूक्लियोटाइड है। NAD आपकी किस वैल्यू में आएगा, हाँ जी, वेरी गुड, डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ये एडेनिन बेस वाला होता है, और जो है ना इसको हम डाई न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इसका मतलब न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अलावा भी मौजूद है बच्चों। न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए का मोनोमर है, वो डीएनए के अलावा बाहर भी फिर रहे होते हैं। एक तो NAD फिर रहा होता है, NAD के अलावा एक ATP न्यूक्लियोटाइड है, ये बड़ा बाहर फिर रहा होता है, ये भी न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है ये डीएनए में भी मैंने आपको बना के दिखाया। ये देखें, ये AMP बना हुआ ना, अगर 2 फॉस्फेट और लग जाए तो डीएनए में ATP भी होता है। सो न्यूक्लियोटाइड डीएनए के अलावा भी घूम फिर रहे होते हैं। सो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने बात समझनी है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है। इसमें भी एमसीक्यू के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप सिर्फ शुगर और नाइट्रोजनस बेस को मिलाते हैं तो उसको फॉस्फेट हटा देते हैं, तो आपके सामने न्यूक्लियोसाइड आ जाता है। फिर आप न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। न्यूक्लियोसाइड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉस्फेट। तो फॉस्फेट ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास न्यूक्लियोटाइड। और याद रखें, न्यूक्लियोटाइड में से न्यूक्लियोसाइड निकाल देंगे तो पीछे फॉस्फेट बच जाएगा, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट निकाल देंगे तो पीछे न्यूक्लियोसाइड बच जाएगा। सो ये 2 इक्वेशंस इंपॉर्टेंट हैं, जिससे आपके कई एमसीक्यूज क्लियर हो जाएंगे, घुमाने फिराने वाले। ये दोनों आप लिख लें, जल्दी से लिख लें, काम आएंगे इंशाल्लाह। जो मैं बताता हूँ ना वो लिख लिया करें, फिर बाद में मेरी याद आया करेगी आपको। चलें जी, ये न्यूक्लियो हो गया जी। एटीपी कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, एटीपी एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन वाला न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है जी, अब आ जाते जी आरएनए। आरएनए का मैंने आपको डिटेल कॉन्सेप्ट समझा दिया था, ठीक है, कि वो बनता वो भी इसी तरीके से ही है, लेकिन बस इसमें ये है कि टी की जगह यू है, और उसकी राइबोस शुगरें होती हैं जिनका फॉर्मूला मुकम्मल C5H10O5 होता है, उसमें कोई भी ऑक्सीजन रिमूव्ड नहीं होती। अब आरएनए की टाइप्स आपने पढ़ी हुई हैं, mRNA, tRNA, इनका भी एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इनको हम अच्छी तरह याद कर सके। और राइबोसोमल आरएनए, ये किस तरह से काम करती हैं, तीनों बनते ट्रांसक्रिप्शन से ही है। ये हमने पढ़ा था
चैप्टर नंबर 20 के अंदर, उसके अंदर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। mRNA का काम क्या होता है, अगर मैं आपके सामने सेल ड्रॉ करूं, एक सेल, तो mRNA डीएनए से बनता है, ये डीएनए है सेल का, इससे ये आरएनए बना, और ये आरएनए फिर न्यूक्लियर पोर से बाहर निकलता है और राइबोसोम के पास आके अटैच हो जाता है। इसको बताता है भाईजान डीएनए ने मुझे कोई मैसेज दिया है, कोड दिया, सो इट टेक्स जेनेटिक मैसेज, इट टेक्स जेनेटिक मैसेज। फिर ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, इस कोड के मुताबिक आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को उठा उठा के लेकर आता है और इसके हवाले करता है। सो इट ट्रांसफर द अमीनो एसिड्स, इट ट्रांसफर्स अमीनो एसिड्स। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं करनी है आपने, बच्चे अक्सर ट्रांसफर आरएनए में भी यही लिख देते हैं कि इट टेक्स जेनेटिक मैसेज, इट डज नॉट टेक जेनेटिक मैसेज, इट ट्रांसफर अमीनो एसिड। वो कोड में लिखे हुए थे कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स को मिला के प्रोटीन बनानी है, वो अमीनो एसिड सेल से इकट्ठी करके लाता है ट्रांसफर आरएनए और ला के राइबोसोम को देता है। राइबोसोम के अंदर बैठा होता है राइबोसोमल आरएनए और ये अंदर हेड ऑफिस में बैठकर प्रोटीन को खुद तैयार करता है। सो इसका काम है प्रोटीन को खुद से तैयार करना। इसका मतलब तीनों से मिलकर प्रोटीन तैयार होती है, अकेला कोई भी प्रोटीन तैयार नहीं कर सकता। ये कोड नहीं लेकर आएगा तो पता कैसे चलेगा प्रोटीन में कौन से अमीनो एसिड जोड़ने हैं। ये कोड ले आया और ये अगर अमीनो एसिड ना उठा कर लाया तो भी पता नहीं चलेगा, और अगर अमीनो एसिड भी आ गए, ये कह रहा है कि मैंने नहीं तैयार करनी प्रोटीन, फिर भी नहीं तैयार होती। उसके बाद आपने ये बताना है कि इनकी लेंथ कितनी होती है। मैसेंजर आरएनए की लेंथ वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी प्रोटीन बनानी है। बुक में लिखे है जी अगर आपने 1000 अमीनो एसिड्स वाली प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए 3000 न्यूक्लियोटाइड लंबा mRNA लगेगा, लेकिन ये बात गलत है। उसके लिए 3001 न्यूक्लियोटाइड वाला आरएनए लगेगा, क्योंकि आखिरी कोडॉन स्टॉप कोडॉन है, उससे कोई अमीनो एसिड कोड नहीं होता, इसलिए एक एक्स्ट्रा होता है स्टॉप कोडॉन, जो आपको चैप्टर 20 में समझाएंगे भी और आपको पता भी होगा। ये बात थोड़ी सी मैंने, लेकिन जनरली हम 3000 ही लिखते हैं क्योंकि स्टॉप कोडॉन का जिक्र बार बार नहीं कर सकते। और अगर 10 अमीनो एसिड हैं तो उसके लिए 30 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा आरएनए लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक अमीनो एसिड का कोडॉन 3 न्यूक्लियोटाइड वाला होता है, और वो ट्रिपलेट कोडॉन आपने चैप्टर 20 में पढ़ा है। ट्रांसफर आरएनए की लेंथ 75 न्यूक्लियोटाइड से 90 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान होती है, और राइबोसोमल आरएनए की भी वेरिएबल होती है, डिपेंड करता है कि राइबोसोम का साइज क्या है, राइबोसोम का साइज कितना है। उसके बाद मैसेंजर आरएनए की जो परसेंटेज है सेल के आरएनए का 3 to 4% बनाती है, ट्रांसफर आरएनए 10 to 20% और राइबोसोमल आरएनए ऑलमोस्ट 80, और इस 80 में से 50% जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, 80% सेल में इन सेल, और सेल में से 50% राइबोसोम के अंदर राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। सो ये सारे एमसीक्यूज थे जो आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं, क्योंकि यही लाइनें जो है ना ये घूम फिरा के एमसीक्यूज में आ जाती हैं। लें जी, तो इंपॉर्टेंट चीज ये थी जो मैंने आपको बता दी, और ये सारा ये जो मैंने तरीका बताया प्रोटीन बनाने का, जिसमें तीनों आरएनए अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अगर एक आरएनए भी कहे जी मैंने तो नहीं अपना काम करना, तो फिर आरएनए से प्रोटीन नहीं बन सकती। इसको मैं एक्सप्लेन इंशाल्लाह चैप्टर 20 वाले टॉपिक में और डिटेल से करूंगा और मजा आएगा। चलें जी, लेक्चर जो है काफी ओवर हो गया। अब जो है कल इंशाल्लाह एंजाइम का पूरा चैप्टर हम करेंगे, पूरा एंजाइम का चैप्टर कवर करेंगे, सो पढ़ के आइएगा। चलें टेस्ट लेते हैं और जो एमसीक्यू है उनको डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट स्टार्ट किया जाए जल्दी से, टेस्ट स्टार्ट कर दिया जाए जल्दी से आप लोगों का। लेकिन टेस्ट स्टार्ट हो गया हुआ है, इसको सॉल्व कर लें और इनमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर लें।